सो आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं सबसे मोस्ट अवेटेड सीरीज जो कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से हम सबके सामने आई। जब एक नया डिवीज़न शुरू किया गया, राज कॉमिक्स जब 3 भागों में बटा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सीरीज आई थी। इस सीरीज का नाम नागग्रंथ है और ये आप देख सकते हैं, इसका ये पहला कॉमिक्स है आदि पर्व, जिसके ऊपर आप संख्या 1 भी देख सकते हैं। और तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इस सीरीज के बारे में। अभी तक इसकी 3 कॉमिक्स आ चुकी है, आदि पर्व, दूसरा नाग पर्व और तीसरा आपके सामने आरण्यक पर्व। तो हम डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। पहले तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में करेंगे, कुछ फैक्ट्स के बारे में हम विस्तार से बातें करेंगे, कुछ जो अभी तक बताई नहीं गई है, कुछ इनसाइड्स स्टोरी जो होती है इस सीरीज़ को लेके, वो मैं कोशिश करूँगा आपके सामने बातें करने की। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, तो इस सीरीज़ का नाम नागग्रंथ है। सभी लोग सोच रहे होंगे कि इसका नाम नागग्रंथ क्यों है आखिर। तो नागग्रंथ सीरीज इसका नाम इसलिए है क्योंकि जैसा नितिन मिश्रा कहते हैं कि ये जो सीरीज़ है वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम नरक-नासक का पूरा यूनिवर्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वाइड सोच दी गई है इस सीरीज़ को लेके, नरक-नासक के यूनिवर्स को लेके, कि क्योंकि इस सीरीज़ में क्या होगी कि एक नागराज जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर एक तरह से आप कह सकते हैं, तभी इसका नाम नागग्रंथ है। और इसके अराउंड पूरी रिवॉल्व करेगी एक यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स में नरक-नासक नागराज जो है वो है। उसके अलावा शो स्टॉपर ध्रुव हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा क्रोध केतु कोबी है, दनादन डोगा है और गगन और विनाश दूत भी दिखा है हमें इस सीरीज़ में। और साथ ही साथ में जो है और भी कई सुपर हीरो आएंगे, जैसे परिरक्षक भोकाल के बारे में भी बोला गया है। एक जगह परमाणु भी आदि पर्व आरण्यक पर्व में हमें लास्ट पेज में परमाणु को भी दिखाया गया है। और ऑब्वियसली तोसी जो है वो है ही, और यहाँ पे तोसी जो है वो नागदस्यु तोशी के नाम से जो है सो सबके सामने लाया गया है। तो एक ये पूरी अलग यूनिवर्स क्रिएट की गई है संजय गुप्ता एंड नितिन मिश्रा सर के द्वारा, जिसमें ये सारे अलग अलग किरदार हमें नज़र आएंगे। तो ये तो नागग्रंथ के शीर्षक के बारे में हो गया। अब बात करते हैं इसके टाइटल के बारे में। अभी तक जितनी अनाउंस हुई है, सबसे पहले जब नागग्रंथ सीरीज़ के बारे में हम सबको बताया गया था तो ये कहा गया था कि ये 576 पेज की एक श्रृंखला होने वाली है। तो अभी तक जो 3 पार्ट आए हैं, तीनों में अगर रीडिंग कंटेंट को हम देखें तो 90 पेजेस ईच है। आप देख सकते हैं कि 90 पेजेस के ही कंटेंट अभी तक आए हैं। जैसे अगर मैं नागपर्व आदि पर्व को खोलूँ और इसका अगर मैं लास्ट पेज में देखूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 92 पेजेस हैं, पर ये रीडिंग कंटेंट नहीं है। रीडिंग कंटेंट अगर आप देखें तो पहला और दूसरा पेज तो एक ये होता है टाइटल के लिए, और दूसरा जो है हमें वो पहला कह सकते हैं आप क्रेडिट पेज जिसको बोलते हैं सर अपने लैंग्वेज में, और दूसरा पेज होता है जिसे हम अपनी कॉपीराइट्स वगैरह के बारे में बताई जाती है कि आप इसका इस्तेमाल ना करें ऐसे। तो ये दोनों पेज को छोड़ दे तो 90 पेज की ये भी है। इसी तरह आदि पर्व भी और नाग पर्व भी 90 पेजेस की है। आइए देख लेते हैं। ये सॉरी, इसमें तो पेजेस नहीं है, इसमें पेज नंबर नहीं दिए हुए, पर मैंने काउंटिंग की है तो इसमें 90 पेजेस की ही ये भी कंटेंट है। और इसके अलावा आरण्यक पर्व जो अभी तीसरा पार्ट आया है, ये भी 90 पेजेस का ही कंटेंट है। तो ये 270 पेज की अभी तक आ चुकी है। तो कहा ये गया था कि ये कॉमिक्स जो है वो लगभग 576 पेजेस की आएगी, जब पहली बार इसे कहा गया था। तो पर अभी तक देखें तो 270 पेजेस ही आई है।
तो अभी अगर आप उस हिसाब से देखें तो 6.4 कॉमिक्स बनती है, पर अभी तक तो मुझे लगता है जैसा अनाउंस किया गया कि इसके 5 पार्ट ही आएंगे, तो 5 पार्ट आएंगे, तो इसमें 3 आ चुका है, 2 आएंगे, तो देखते हैं कैसा होता है। या हो सकता है कि जैसा हमेशा होता है इस सीरीज़ में कि पहले प्लान्ड कुछ होते हैं, पेजेस कम होते हैं, पेजेस बढ़ते हैं, क्या होते हैं वो सारा कुछ तो आगे पता चलेगा। तो चलिए फिर अब इसके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके टाइटल के बारे में बात करते हैं। आदि पर्व जो है सो इसका क्यों नाम पड़ा। तो आदि पर्व जनरली जो पर्व होता है वो एक महाभारत से स्टार्ट हुई है। तो पर्व में जो होते हैं वो महाभारत में जैसे पर्व होते थे, अलग अलग पर्व होते थे, जैसे रामायण जो होते हैं उसमें खंड वो होते हैं, महाभारत में जो है वो पर्व होते हैं, और रामायण जो होते हैं उसमें जैसे हमने देखा खंड होते हैं, कांड होते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों चीज़ कांड होते हैं। तो आदि पर्व इसलिए पड़ा है क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द बुक इसको कहा जाता है। आदि पर्व को अगर आप एक लिटरल मीनिंग देखें तो बिगिनिंग ऑफ द बुक है। तो एक नागग्रंथ सीरीज़ का पहला बुक है आदि पर्व, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द बुक है, तो इस तरीके से इसका शीर्षक रखा गया है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ नाग पर्व के बारे में बोले तो नाग पर्व का नाम नाग पर्व इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसा इस कॉमिक्स में हमें दिखाया गया है कि ये जो नाग पर्व जो है वो एक ना इच्छाधारी नागों का वो होता है, एक फेस्टिवल होता है जो कि पूरा 1 महीने तक चलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, है ना, नाग पर्व से, है ना, नाग पर्व यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ भी अगर आप देखो तो बताया गया है, ना, यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हो कि नाग पर्व जो है वो इच्छाधारी नागों का एक सबसे पवित्र महोत्सव है जो पूरे 1 महीने तक चलता है। और इसका आयोजन नागलोक में होता है, नागलोक के नागद्वीप नामक स्थान पर किया जा रहा है। और इस बार जो है इसका जो है सो वो ये तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो नागलोक है ना, वो नागलोक है, वो धरती के अंदर है। जैसा हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है बाद में कि ये धरती के अंदर है। और नाग पर्व जो है वहाँ का एक फेस्टिवल है। तो और इस बार जो है सो नागलोक है, उसमें बहुत तरह के स्थान है। जैसे इंडिया हो गया तो इंडिया में जैसे दिल्ली हो गया, जैसे पटना हो गया, और भी अदर सिटी हो, उसी तरह सेम करके, सिटी तो नहीं कह सकते यहाँ पे, पर नागलोक एक बहुत बड़ा है, समझ लो इंडिया जैसा है। और उसके अंदर में एक नागद्वीप भी आता है जिसमें इस बार आयोजन किया गया था। तो इसमें इसलिए इसका नाम सेकंड वाले का नाग पर्व रखा गया है। और अगर हम तीसरे की बात करें जो कि है आरण्यक पर्व, तो आरण्यक पर्व को आरण्यक का मतलब होता है जंगल, ठीक है। और आरण्य मीन्स जंगल में रहने वाले लोग। तो इसका शीर्षक आरण्यक पर्व इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर आप आरण्यक पर्व की स्टोरी को देखोगे तो यहाँ पे जो एंथोनी है वो जो है सो उसको कहानी सुनाता रहता है नागराज को। देखो आप पहला पेज पे देख सकते हो, जब स्टार्ट हुई थी तो यह सुनाता है, तो ये 1 में सुनाता है। और आगे भी बहुत सारे ऐसे वृतांत आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जंगल से काफ़ी कुछ, इसका जो बेसिक एसेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो बेसिक एसेंस है ना, वो जंगल से ही रिलेटेड है। चाहे वो इनके बारे में बताया गया हो, ये द्राक के बारे में बताया गया हो, है ना, जिसका नाम अब ड्रैकुला है। और इसके अलावा भी अगर आप आगे बढ़ो तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो, मतलब जो भी स्टोरीज़ की एक होती है ना, एक बेसिक लाइंस होती है, वो कहीं ना कहीं जंगल के आसपास बुनी गई है ना। जंगल में रहना, ध्रुव की भी एंट्री जहाँ होती है वहाँ भी जंगल का ही दृश्य है ना। तो ये इसलिए इसका नाम आरण्यक पर्व
पर्व रखा गया है, ठीक है। और तो ये तीनों शीर्षक की बात हो गई। अगला जो है वो है अगला जो इसका पार्ट आने वाला है वो हलाहल पर्व है, जो हमें इसके लास्ट में बताया गया है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बताया गया है। तो ये 4 है। इसके बाद एक विराट पर्व भी बोला गया है और कहा गया है कि वो शायद 150 पेजेस के होंगे। तो देखते हैं कैसा होता है या कुछ चेंजेज होते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैंने इस सीरीज़ के बारे में बात की, फिर इसके शीर्षक के बारे में बात की, और अब मैं बात करने जा रहा हूँ तीसरी चीज़, जो कि है इसके नॉवेल्टीज़ के बारे में। तो नॉवेल्टी जो है वो आप जैसा मेरे सामने आप देख सकते हो, ये हमें पहला कॉमिक्स आदि पर्व के साथ दिया गया था। और ये जो है कोवी का, ये नरकनाशक नागराज का दिया गया था आदि पर्व के साथ। ये इसका फ्रंट कवर भी है। और ये जो है हमें दिया गया था नाग पर्व के साथ क्रोधकेतु कोवी को। और फिर ये तीसरा आरण्यक पर्व के साथ हमें बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नागराज और विशर्पी, राजनाग कहूँ बेटर होगा, तो इसका और विशर्पी का यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा अगर मैं कुछ और नॉवेल्टीज़ की बात करूँ, आप लोगों ने वीडियोस में तो देखा ही होगा, पर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड जो चीज़ में हूँ वो है, एक तो स्केच कार्ड में हूँ जनरली मैं। तो यहाँ पे इस फॉइल में ये कॉमिक्स आई थी, क्योंकि मेरे पास हार्ड बाउंड है, एडिशन है, पर अभी मैंने इसको इसमें रखा हुआ है। इसको मैं वापस रखूँगा। तो सबसे पहले मैं इसका ही खोल लेता हूँ, नाग आदि पर्व का। तो ये सब तो आप जानते हो, ये नॉवेल्टीज़ नॉर्मल मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये एक बड़ा साइज़ का ये आया था, और ये पोस्ट कार्ड है, बड़ा साइज़ का नागराज का पोस्टर, ये पोस्ट कार्ड। और ये यहाँ पे एक ट्रम्प कार्ड कह सकते हो इसको, तक्षिका का। और इसको साइड में रखते हैं। और ये जो है स्केच कार्ड, ये बहुत खूबसूरत है। ये नाग पर्व के ही अंदर का, आदि पर्व के अंदर के का ही एक दृश्य है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और मुझे ये एक्चुअली बहुत पसंद आता है, ये जो स्केच कार्ड होते हैं। तो मुझे नॉवेल्टीज़ में ये बहुत अच्छी लगती है। और इसके अलावा अगर हम दूसरे नाग पर्व की बात करें, तो नाग पर्व का स्केच कार्ड आप देख सकते हो, कितना खूबसूरत ये बनाया गया है, मतलब मन को भा लेने वाला स्केच कार्ड। ये फ्रंट पेज का है। और नाग पर्व के साथ वही एक बड़ा सा स्टिकर दिया गया था नागराज का, और साथ में अग्निका का एक छोटा सा ट्रम्प कार्ड है। तो ये दोनों चीज़ तो हो गई। और अगर हम बात करें आरण्यक पर्व की, तो आरण्यक पर्व में हमने देखा कि हमें स्केच कार्ड और ये क्यूट स्टैंडी, ये 2 चीज़ ही दी गई, इसके अलावा नहीं दी गई। और ये महात्मा काल दूत की जवानी के रूप में है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये यहाँ पे राजनाग को देख सकते हो और विशर्पी को देख सकते हो, तो ये हमें दिया गया है। तो ये हो गई नॉवेल्टीज़, स्केच कार्ड। और अब बात करते हैं इसके आभार पत्र की। तो आभार पत्र मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और इसमें आप देख सकते हो कि मेरे पास इसका आभार पत्र है। ये आरण्यक पर्व का है, तीसरे कॉमिक्स का। और अगर पहला कॉमिक्स जो था, इसमें पहले क्या होता था कि हमें दी नहीं जाती थी, हमें जो हार्डबाउंड एडिशन आता था उसके साथ हमें ये आभार पत्र नहीं दिया जाता था। तो रीडर्स और हम सब ने मिलके बहुत शिकायत की एंड बोली कि जो हार्डबाउंड लेते हैं उनके साथ अनफेयर हो जाता है कि उनको आभार पत्र नहीं मिलता है ज़्यादा पैसा देने के बाद भी। तो फिर संजय सर ने हम सब की बात सुनी और उन्होंने आभार पत्र देना शुरू किया। पर ये 2 ऐसे एडिशन आ चुके थे तब तक, आदि पर्व और नाग पर्व इस सीरीज़ की, जिसमें हमें नहीं मिला था। तो मैंने इसको एक कलर्ड करके एक निकलवा लिया है अपने लिए, और मैं सोचता हूँ कि इसको आदि पर्व के साथ यहाँ चिपका दूँगा, आदि पर्व का, नाग पर्व का यहाँ चिपका दिया जाएगा, तो एक अच्छा हो जाएगा। अब
अपना कलेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आभार पत्र इसके साथ ही होना चाहिए, इससे जुड़ी चीज़ें होती है इसमें लिखी हुई। तो देखते हैं, चिपकाया जाएगा इसको। और ये आरण्यक पर्व का है, तो इसको भी यहाँ पे मैं चिपकाऊंगा, ठीक है। अच्छा भी लगेगा। इसमें तो हमें मिल गया था पर इन दोनों का मिला नहीं, तो फिर भी मुझे देखना था कि इसमें क्या आखिर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं हार्ड बाउंड लिया था मैंने इन दोनों का। तो इसके बारे में ना थोड़ा क्विक बात करते हैं आभार पत्र, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो सबसे पहले तो ये बताया गया है कि 2020 में जो है सो जब ये स्टार्ट हो गया था पूरा, मतलब राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता का जब मतलब अपना उन्होंने निर्णय ले लिया था कि मुझे अपना सेपरेट बनाना है। राज कॉमिक्स जब 3 भागों में बट गया था, तो उस टाइम ये पहली वो आई थी अक्टूबर 2020। यहाँ पे आप देख सकते हो, हम सब ने स्वागत किया था। तो संजय सर वही बताते हैं कि ये पहली श्रृंखला है नरकनाशक की, और पहली श्रृंखला नहीं बोल सकते, मतलब राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से नागग्रंथ नरकनाशक नागराज की आने वाली ये एक तरह से पहली श्रृंखला है। तो इसमें तो इतना ही है बस। और अगर दूसरे में देखें, थोड़ा सा ब्लर होगा, माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि ये प्रिंटिंग है तो उतनी अच्छी हो नहीं पाई है, कलर्ड में है वैसे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है, बहुत आप पढ़ सकते हो ध्यान से, कि यहाँ पे नागराज के उद्गम अन्वेषण के साथ साथ एक संपूर्ण प्रत्यावर्ती ब्रह्मांड यानी अल्टरनेट यूनिवर्स की रचना जो है सो यहाँ पे की जाएगी, जिसमें शो स्टॉपर ध्रुव है, जो मैं बता चुका हूँ आपको, क्रोध केतु को भी है, एंथोनी है, ये सब है। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ निकल के इसमें ये आती है इस आभार पत्र से, कि यहाँ पे सिर्फ फोकस जो है ना वो सिर्फ नायकों पर नहीं किया जाएगा, खलनायकों पे भी किया जाएगा, उसकी भी स्टोरीज़ दिखाई जाएगी। और उसी का नतीजा है कि जब हम आरण्यक पर्व पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें ड्रैकुला के बारे में बताया गया है। ड्रैकुला की पूरी एक बैक स्टोरी दिखा के बताई गई है। तो पहले क्या होता है कि सिर्फ हीरोज़ के ओरिजिन होते थे, पर ये सीरीज जब आई है तो यहाँ पे ओरिजिन जो है हीरो के साथ साथ विलेंस की भी ओरिजिन, उसकी बैक स्टोरी बताई जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक खलनायक जो इंसान बनता है, अगर आप इंसानों को भी देख लो तो जब कोई बुरा इंसान बनता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ उसका अतीत होता है, कुछ रीजन्स होते हैं। हो सकता है उसकी चाइल्डहुड वैसी गई हुई, या उस अंधकार में या उस लाइफस्टाइल को उसने जिया होगा जिसका इम्पैक्ट उसके पर्सनैलिटी पे पड़ता है। तो उस तरीके से इसकी चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से खलनायकों को भी बताया जाएगा। तो यही आभार पत्र में इन चीज़ों को कहा गया है, ठीक है। नायकों के साथ साथ इस प्रत्यावर्ती ब्रह्मांड के खलनायकों भी पाठकों को रोमांचित और आश्चर्यचकित करने में किसी भी से पीछे कम नहीं है, ठीक है। और तो फिर आगे बताते हैं कि हमने कैसे नागमणि के बारे में यहाँ पे देखा, आदि पर्व में देखा, उसी तरह आगे भी देखेंगे। तो ये मुझे अच्छा लगा आधार पत्र। और अब बात करते हैं आरण्यक पर्व के आधार पत्र के बारे में। तो ये आधार पत्र जो है सो जब आया तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी एक तरह से समरी जैसी दी हुई है ना, कि अपने अस्तित्व की खोज में निकला नरकनाशक पावन नगरी काशी में मिलता है धनादन डोगा से, ठीक है, जो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, कि डोगा से नागराज मिलता है काशी में। और उसके बाद जो है सो उसका अगला पड़ाव हो जाता है बरगद के पेड़ पर लटके एंथोनी से वो मिलता है इसके लास्ट में, नागपर्व के लास्ट में मिलता है। और यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है आगे की कहानी आरण्यक पर्व में। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये कहानी बहुत मार्मिक है, जो कि आपका दिल दहला देगी, क्योंकि इसमें ऐसी स्टोरी, ऐसे ट्विस्ट आ रहे हैं ना इस सीरीज़ में लेके, कि मज़ा आ गया मतलब पढ़ के, ठीक है। और ऐसे किरदारों से मिलवाने जा रहे जो कि अब आपकी आगामी भागों में पढ़ने के लिए बेचैनी के लिए झंझावत में फंसा देगी, कि आप आगामी भाग बिना पढ़े नहीं रह पाएंगे। सही बात है। और इसके अलावा और सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये आभार पत्र मुझे अच्छा लगता है, ये जब ऐसे संजय सर या फिर मनोज सर की जो कॉमिक्स आती है, जो भी वो लिखते हैं, तो आभार पत्र या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा कंटेंट होती है उसके पढ़ने का अलग एक मज़ा होता है। तो मैं तो इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
तो चलिए हमने आभार पत्र की बात कर ली, तो अब आगे बात करते हैं सबसे पहले कि कुछ मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कहूँ स्टोरी टेलिंग के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है। और मतलब नितिन मिश्रा सर की बात करना चाहता हूँ और साथ में इसके जो चित्रकार हैं जो हेमंत जी हैं, मैं उनके बारे में कुछ बातें आपको कहना चाहता हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो इस सीरीज़ से ऐसा हुआ है कि एक ना अलग सा ट्रेडमार्क सा बन गया है। क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि जब कोई लेखक पहली बार कोई कहानी लिखता है, नया लेखक होता है, तो कुछ गलतियाँ होती है, एक्सपीरियंस होते हैं, लोग उससे सीखते हैं। पर यहाँ तक जब तक आई तब तक नितिन मिश्रा जी बहुत सारी स्टोरी लिख चुके थे, एक परिपक्व राइटर बन चुके थे, तो उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आता है। इनफैक्ट कहूँ तो इससे पहले जो नरक नाशक की श्रृंखला आई थी, आप जो उत्पत्ति श्रृंखला आई थी नरक नाशक की, तो उस श्रृंखला में भी जो है जिसका नाम नया ये यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है, नरक नाशक, नरक नीति, नरक दंश और नरक आहुति। ये जो श्रृंखला आई थी, ये श्रृंखला में भी हमने देखा कि नितिन मिश्रा सर कितने परिपक्व तरीके से स्टोरी को बता रहे थे, जो कि बहुत मज़ा आया था पढ़ने में। तो यहाँ पे आने के बाद तो और भी स्टोरी बहुत ही अच्छी लेवल पे चली जाती है। तो कुछ ऐसे मज़ेदार ट्विस्ट और टर्न्स आए हैं, नायकों महाखलनायकों कौन किसका क्या है, बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में, ठीक है। तो ये तो स्टोरी है। और अगर मैं इसके चित्रकार के बारे में बात करूँ जो कि इसके हेमंत कुमार सर हैं, तो सच पूछो तो पहले जब मतलब पुराने जो आए हैं, मतलब जो बहुत सारे उन्होंने चित्रांकन किया है, सरनायक में हम सब देख सकते हैं। तो इनिशियल में फिर वही बात हो जाती है कि जब कोई चित्रकार पहली बार किसी चीज़ को ड्रॉ करता है या नया होता है तो उससे गलतियाँ होती है। पर जब वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ वो परिपक्व हो जाता है, एक मैच्योर हो जाता है, उसको पता होता है कि कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे क्या दिखाना है, तो वो हमें इसका नज़ारा बहुत अच्छे तरीके से मिला है इस सीरीज़ में। कुछ सीन तो इसमें बहुत अच्छे हैं, इसका कवर पेज ही देख लो आप, कितना बेहतरीन है। इसके अलावा किसी का भी कवर पेज देख लो, नागपर्व का कितना सुंदर है, तो मज़ा आ जाता है ये देख के आरण्यक पर्व का। और कुछ पैनल्स तो नागपर्व में भी देख लो या आरण्यक पर्व में भी देख लो। ये देखो, मैं पहली बार में ही खुल गया, ये देखो कितना खूबसूरत पैनल लगता है, नज़र आता है बनाने में। बहुत सारे ऐसे पैनल्स हैं, कितने के नाम लूँ, नागपर्व में लूँ या आरण्यक पर्व में लूँ, बहुत अच्छे पैनल्स आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। ये देखो, ये वही है जो हमें जिसका स्केच कार्ड मिला था कालदूत के जवान रूप का, तो ये भी देखने में बड़ा मज़ा आता है कालदूत को जवानी में। और इसके अलावा बहुत सारे पैनल्स हैं, मैं कितनी का आपको कहूँ। पहला तो ये जो एंथनी को ये अपने कंधे पे उठा के रखता है, ये पैनल्स देखिए। आगे और भी पैनल्स के बारे में बताता जाऊँगा। तो इसकी चित्रकारी बहुत अच्छी हुई और इसकी इंकिंग जो है वो तीनों सीरीज़ की इंकिंग जो है वो विनोद कुमार और जगदीश कुमार ने की है। तो विनोद कुमार को तो हम जानते ही, हम सब उनके फ़ैन हैं। जिस तरीके से वो और अनुपम सिन्हा सर की चित्रकारी और विनोद कुमार सर का इंकिंग, उनका तो कोई जवाब नहीं। तो इनमें भी उन्होंने अपना योगदान दिया है इस सीरीज़ में, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ साथ जगदीश कुमार है जो कि अब बहुत परिपक्व बन चुके हैं। ईश्वर आर्ट्स करके पहले उसमें वो करते थे, पर अब वो शायद खुद से ही उन्होंने टाई अप किया होगा हमारे राज कॉमिक्स के साथ। तो अब वो सारा कुछ करते हैं, तो बहुत सुंदर है, इनकी इंकिंग भी अच्छी की हुई है, तो मज़ा आया। थोड़ी सी ये डिसअपॉइंटिंग होती है। चलिए थोड़ी सी क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें इस चीज़ में मतलब नहीं अच्छी लगी, क्योंकि हर कुछ 100% तो नहीं हो सकता, पर कुछ चीज़ें हैं जो कि बेटर की जा सकती थी, वो मैं अब आपको कहना चाहूँगा। पहला तो है कि ये सीरीज़ जो आई है वो मुझे लगता है कि ये बिग साइज़ में आनी चाहिए थी, मतलब राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता के बिग साइज़ में आनी चाहिए थी, क्योंकि ये नई सीरीज़ थी। तो इस सीरीज़ को इस साइज़ में, पुराने स्टैंडर्ड साइज़ में लाना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं था कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राइस भी आप देख सकते हो 700 इसमें हमें मिले थे, और इसका भी 700 मिला था। सॉरी, नागपर्व का, आदि पर्व और नागपर्व हम दोनों को 700 MRP भी मिली थी।
हाँ, इसमें कुछ डिस्काउंट्स मिल जाते हैं वो अलग बात है, पर और इसमें हमें 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिली थी। 600 का ये पड़ा था कलेक्टर एडिशन। तो लेकिन इसको बड़ी साइज़ में लाना चाहिए था, क्योंकि इसके जो आर्ट वर्क्स हैं वो इसको डिज़र्व करते हैं कि नए साइज़ में लाने के लिए। कोई भी आर्ट वर्क मैं खोल लूँ तो उसको डिज़र्व करते हैं ये बिग साइज़ में आते, तो बहुत ही मज़ा आता हम सबको पढ़ने में, बहुत मज़ा आता। बट इन्होंने किया नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं किया। बाद में तो कभी न कभी ये चीज़ आने वाली है, पर अभी नहीं किया इन्होंने, जो कि मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। इसके अलावा अगर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म कर ले तो ये जो नागपर्व आप देख रहे हैं, इसका कवर देखिए, इसका कवर जो है अगर आप कलेक्टर एडिशन से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहते हैं ना उसे कि ये बीच में होना चाहिए था। ये बहुत साइड में इतना सुंदर कवर और इतना स्पेस आप यहाँ देख रहे हो छूटा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो। इसको यहाँ से थोड़ा सा इसे साइड करके इधर तरफ होना चाहिए, तो जो बीच बीच में ये बीच में थोड़ा सा रहता तो मज़ा आता। और इतने साइड में रखा गया है, वैसे पीछे का सही है, पर यहाँ पे रहना चाहिए। ये चीज़ें तो आई थिंक एडिटिंग टीम जो करती होंगी, पता नहीं कलरिंग के बाद जो भी मतलब होता होगा, कलरिंग के बाद जो यहाँ पे जब कैसे प्लेस करना है क्रॉप वगैरह करके, तो उनका ये मुझे लगता है थोड़ा एरर है। यहाँ पे बीच में करना चाहिए था, बहुत मज़ा आता। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक तो मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, यहाँ जो ये जो आप देख रख रहे हैं सारा जो MDF स्टिकर है, ये तीनों, इसमें बहुत इनकंसिस्टेंसी है। जैसे आप ये दोनों को तो लगभग आप कह सकते हो ये थोड़ी सी एक तरह से बड़ी है, पर इसको मान लो कि ये दोनों एक बराबर ही है। पर ये वाली जो है वो बहुत छोटी है, और इसकी तो मुझे थोड़ा बड़ा रहता तो अच्छा लगता, आई थिंक ज़्यादा बेटर होता। तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एक उसमें इस तरह की चीज़ों में, कि एक साइज़ का रखें, एक छोटा और एक बड़ा ना रखें, है ना। देखो यहाँ पे छोटी है, ओबियसली छोटी है, यहाँ से भी आप कंपेयर करो तो बहुत छोटी है ऐसे, तो एक रखना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और जो बहुत इंटरेस्टिंग जो मुझे मतलब कमी लगी, जो मैं कहूँ कि इसमें कोई भी ऊपर में जो हम वो करवाते हैं, इसमें कुछ UV वगैरह करवा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, जो कि मुझे लगता है नई कॉमिक्स में होना बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी कहना मतलब बहुत होना चाहिए इसमें, मतलब इतने पैसे लग रहे हैं तो थोड़ा तो होना चाहिए, पर इसमें सबको प्लेन रखा गया है, तो मुझे ये बहुत थोड़ा अजीब लगा। जैसे हम और भी चीज़ में देखते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा अगर कुछ हो तो चलो। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हेमंत सर का जो आर्ट है वो तो अच्छा होता है, पर एक चीज़ मैं हेमंत सर के आर्ट में हमेशा ही कमी महसूस करता हूँ, कहीं ना कहीं आप सब भी शायद करते होंगे। आपको मैं दिखाऊं कुछ पेजेस में, अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे वो जब भी मतलब दूर का चित्र ड्रॉ करते हैं ना, दूर का, तो वहाँ पे ना चेहरे किसी का मतलब वो कर देते हैं, मतलब गायब कर देते हैं, तो फिर मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। मतलब कह सकते एक तरह से बैकग्राउंड वाली चीज़ें। देखो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पीछे पुलिस है और यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है, बस यहाँ पे बस आँखें और वो करनी थी, वो हो सकती थी बेटर, मुझे लगता है। इस तरीके से छोटे छोटे जगह पे बहुत सारे सीन्स हैं। अभी तो मैं एक एग्जांपल आपको सामने वो हो गया तो मैं आपको दिखा दिया, बहुत सारे जगह पे आपको मिलेंगे कि यहाँ पे हेमंत सर को थोड़ा सा यहाँ पे दूर वाली चीज़ों को थोड़ा सा उसको पूरा चेहरा पूरा बनना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जैसे अनुपम सर जब आर्ट बनाते हैं या दिलदीप सर जब आर्ट बनाते हैं तो आपको दिखेगी ना, जो पीछे भी जो चीज़ें रहेंगी ना वो भी आपको पूरी नज़र आती है। तो ऐसा नहीं है कि हेमंत सर नहीं करते, वो भी करते हैं, पर हाँ मतलब देख सकते हो आप, तो वो थोड़ा बेटर हो सकती है। ठीक है, तो ये सब हो गया। और ठीक है, तो अब चलो थोड़ी सी मैं एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ और के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि ये जो नरक नाशक नागराज है,
ये और आतंकहर्ता नागराज है वो दोनों अलग हैं। तो उसमें क्या है कि नरक नासक नागराज जो होती है उसकी स्टोरी जनरली ना डार्कर साइड में थोड़ी चली जाती है, ठीक है। थोड़ी ना डार्कर साइड में इसकी स्टोरी मतलब जाती हुई दिखती है। वैसा ये नितिन मिश्रा सर ने बोला था कि ये इंटेंशनली नहीं है, पर शायद स्टोरी की डिमांड होती है तो उस तरीके से वो डार्कर साइड में चली जाती है। तो इसमें फैंटेसी एलिमेंट बहुत सारा इंक्लूड किया जा सकता है नरक नासक नागराज में। और आतंकहर्ता नागराज जो होता है उसमें क्या होता है कि उसमें फैंटेसी से ज़्यादा रियलिटी पे फोकस किया जाता है। उसमें फैंटेसी एलिमेंट को लिमिटेड करके रखा जाता है ताकि मतलब क्योंकि वो आतंकहर्ता है, वो लड़ता है किसी दुश्मनों से, मतलब आतंकवादियों से अलग अलग जगह जाता है, तो उसमें एक रियलिटी टच होता है। और इसमें क्या है कि पूरी छूट है, आप फैंटेसी को रख सकते हो। और जो फैंटेसी को हम सब जानते हैं कि जब फैंटेसी को इमेजिनेशन करके रचा जा सकता है तो उसका संसार कितना विस्तृत हो सकता है, तो वो चीज़ है। और आई थिंक चलो, और एक चीज़ और मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे एक तोशी जो अब आप सबने पढ़ी होगी आरण्यक पर्व, तो इसमें आपने देखा होगा कि तोशी जो है वो उसको जो है सो वो कोई पॉजिटिव कैरेक्टर की तरह नहीं आया, वो एकदम नेगेटिव कैरेक्टर की तरह दर्शाया गया, या मैं कहूँ ग्रे कैरेक्टर। ग्रे से ज़्यादा तो अभी तक तो ये नेगेटिव कैरेक्टर की जैसा ही पोर्ट्रे हो रहा है इस सीरीज़ में, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपने दोस्त को ही इसने मार दिया, इतना मतलब होता है ना कि इमोशंस पे कंट्रोल ना होना, तो उस तरीके से इसको दिखाया गया है। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि पूरा डोमिनेटिव नेगेटिव साइड में इस तरीके से इसको दिखाया गया है। तो ये जो है इसके बारे में एक और अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि इसको नागदस्यु तोशी कहा गया है, ठीक है। और ये जो है ना जो ये वाला सीन मैं आपको ये बता रहा था कि इसने अपने दोस्त ऋषिराज को जो मारा है ना, ये आइडिया जो है वो ली गई है एक तोशी का कॉमिक्स पहले आ चुका है, तोशी और गिद्ध करके, ठीक है। उसमें भी जो है वो पास्ट लाइफ में जब तोशी का स्टोरी उसके साथ चलता है तो वहाँ पे भी उसने इसको अपने सारथी को जो कि ऋषिराज होता है उसको मारता है, जो कि अगले जन्म में फिर गिद्ध बन के पैदा होता है। तो उस स्टोरी को ही यहाँ पे लेके उसी का ताना बुना गया है। तो नितिन मिश्रा सर की ये चीज़ मैं देखता हूँ कि लिंक करना बहुत अच्छा लगता है कि कुछ चीज़ें अगर पुरानी स्टोरी में हो तो उसको आगे की तरफ लिंक करके कैसे बढ़ाया जाए। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से स्टोरी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और तो मतलब मज़ा आया एक तरह से कहें तो, है ना। चलो